अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग नॉलेज 3.3 पार्ट 2 हमने कल स्टार्ट किया था और देखा था हमने इस नॉलेज के अंडर किन एसएलओस को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। तो हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेलिएंट फीचर पढ़ना शुरू किए थे, यानी कि B40 को पढ़ना शुरू किया था। कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे और कुछ आज हम इसको करेंगे वाइंड अप। तो आपको याद होगा कि ये डायग्राम्स मैंने आपके सामने रखी थी और मैंने बोला था कि एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके लिए डायग्राम कोई खौफनाक नहीं होंगी। सबसे पहले कल हमने इन डायग्राम्स को सीख लिया था। एस और एस जब ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, माइनस का साइन डिस्ट्रक्टिव को शो कर रहा है, प्लस का साइन कंस्ट्रक्टिव को शो कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एंटी बॉन्डिंग की जो ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं वो बनेंगी। एंटी बॉन्डिंग को स्टार से शो करते हैं और बॉन्डिंग को विदाउट स्टार शो करते हैं। ये सारी बातें कल हो गई थी। आज हमने पी ऑर्बिटल्स के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को समझना है, ये हमारा आज का टारगेट है। क्यों एमओटी सुपीरियर है वेस्पर से, वीबीटी से, हाइब्रिडाइजेशन से, वो कल देख लिया था। ये मैग्नेटिक बिहेवियर्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक्सप्लेन करती है। इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें हमने कल की थी। एस ऑर्बिटल को तो हमने कल अच्छी तरह वाइंड अप कर लिया था। आज स्पेसिफिकली हमने जो बात करनी है वो बात करनी है पी ऑर्बिटल्स के ऊपर। एज वी ऑल नो डैट पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो ये हेड टू हेड चूंकि अप्रोच करते हैं और हेड टू हेड अप्रोच करने की वजह से इनका बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है, लो एनर्जी पे होता है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग स्टेबल लो एनर्जी, ये सारे लफ्ज इकट्ठे आते हैं। सिग्मा स्ट्रॉन्ग स्टेबल लो एनर्जी, जो चीज स्टेबल है वो लो एनर्जी पे है, ग्राफ में वो लो एनर्जी पे है। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के बाद अगर तो कंस्ट्रक्शन होगी तो इन दोनों शेप्स को ऐड हो जाना चाहिए और इन दोनों शेप्स को ऐड होने के बाद जो एक नई शक्ल इख्तियार करनी चाहिए वो शक्ल कुछ ऐसी होगी। ठीक है, नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड विच विल फेवर बॉन्डिंग। अब इस शक्ल को उलट किया जाए, इसको इन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? जो ब्लॉटेड एरिया है डेफिनेटली वो इन्वर्ट होके बाहर आएगा, इन्वर्ट होके बाहर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो थिन एरिया है, पतला जो यहां पे माइनर लोब है, वो माइनर लोब हम कहां बनाएंगे? उल्टा, यानी बॉन्डिंग के उलट आपने एंटी बॉन्डिंग में अपने शेप को बनाना होता है। ये सब कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उसने वेव फंक्शन को इस्तेमाल किया, किस तरह वेव्स आपस में कोलाइड करती हैं और क्या शेप्स एक्सपेक्टेड हैं, ये अब बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने इन शेप्स को इतना अंडरस्टैंड करना है कि हमारा एसएलओ पूरा हो जाए। क्योंकि ये ग्राफ में बनाया है तो ग्राफ में सिग्मा 2p बॉन्डिंग वाला स्टेबल लो एनर्जी पे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग वाला हाई एनर्जी पे बनेगा अनस्टेबल। लेकिन ये बात मैं कल ही आपको बता चुका था कि मॉलिक्यूल के अंदर इनकी जगह कहां पर है। जहां पर मॉलिक्यूल, फर्ज करो एक मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के साथ ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होने के बाद उसने ये अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके अपनी ये एरिया को डिसाइड किया कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में रहेंगे और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेंगे तो वो इस एरिया में रहेंगे। यानी ये नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर ये लो, ये नीचे बनाना है, उसको ऊपर बनाना है, वो तो ग्राफ में हम बना रहे हैं ना, लो एनर्जी और हाई एनर्जी की वजह से, स्टेबल अनस्टेबल होने की वजह से, वो तो हम ग्राफ में इस तरह की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना। मॉलिक्यूल में तो उसी जगह पे है सब कुछ ही है ना। वो तो ओवरलैपिंग तो वहीं पे है, कंस्ट्रक्टिव और फिर डिस्ट्रक्टिव। यही तो तभी से सेकंड चैप्टर से तो मैं कह रहा हूं कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके आसपास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। वेरी सिंपल। तो ये रहा पी। पी की शेप को आपने ऐसे प्रेजेंट करना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। हाँ, आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप ऑब्वियसली एक यहाँ पे मैं पेज ऐड करता हूँ। आप जब ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली आप इनको बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस वाले को भी इधर वाले यानी इस तरफ वाला जो पी एक्स को भी बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस की वजह से इनका जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव
बनेगा, उनको भी आप बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने एस का किया था, एक लाइन लगा दी थी, यहां पर भी लाइन, यहां पर भी लाइन और यहां पर भी लाइन लगा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा, जब x ओवरलैप कर जाता है px, तो इसका मतलब है फिर y की पोजीशन फिक्स हो गई है, क्योंकि जब x ओवरलैप हो गया तो y तो फिक्स हो गया फिर अपनी जगह पे, वो तो अब साइड वाइज ही ओवरलैप कर सकता है ना। अब pz या py दोनों दोनों सेम वे में ओवरलैप करेंगे। और क्या ओवरलैप करेंगे, मुझे जरा थोड़ा स्क्रीन पे देखें। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है और ये py है। और अगर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये py है, तो py साइडवाइज ओवरलैप करेगा इस तरह से। ये देखें एग्जैक्टली, ये देखें जब ये ओवरलैप करेगा, मैं थोड़ी यहां पे शेप बनाता हूं, ये px, ये उसका एंटी बॉन्डिंग, इसको नहीं हमने डिस्कस करना, ये डिस्कस कर आए हैं हम। अब हमने डिस्कस करना है इसको, ठीक है। डेफिनेटली ये टिल्ट करेगा इस तरफ, ये टिल्ट करेगा इस तरफ, ये टिल्ट करेगा इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। और ये इनकी न्यू ओवरलैपिंग है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये जो मैंने रेड कलर से डायग्राम बनाई है, अब इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि अब ये ओवरलैप हो गया है। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको डायग्राम में ऐसे शो किया गया, यानी दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की पोजीशन को यहां शो किया गया है, यहां पर, और इसके अबव एंड बिलो दिस इज अ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। अब ये इसका बॉन्डिंग है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बनाना है। अब ऑब्वियसली इसका एंटी बॉन्डिंग इसके उलट होगा। अब कैसे उलट होगा, इस शेप को आपने उलट करना है। खुद सोचें इस शेप को कैसे उलट करेंगे। अगर आप इस शेप को इन्वर्ट भी करेंगे, उलट भी करेंगे, तो ये शेप ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे है तो ऐसे शेप हो जाएगी। ये बॉन्डिंग है तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। तो वही उसने किया। ये उसने एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, इसका उलट। तो आप ये देख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई 2p स्टार, ठीक है। अब यहां पर z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ताकि पता चले ये z की ओवरलैपिंग है, 2p z की ओवरलैपिंग है। जिस तरह ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, अगेन अगेन इनको भी आपने जब ग्राफ में बनाना है तो बॉक्सेस बना देने हैं, ठीक है। ये दो, ये 2p z, ये भी 2p z, इनकी जगह बॉक्सेस बना देने हैं। और इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जगह पे भी आप बॉक्स बना सकते हैं। चाहे तो आप वहां पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के लिए लाइंस लगा सकते हैं, इस तरह डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के लिए जो हम लगाते हैं। दोनों तरह से प्रेजेंटेशन इनकी की जा सकती है। अब चलते हैं लास्ट ओवरलैपिंग की तरफ, जो कि 2py और 2py की होगी। अब सिमिलर वही चीज है, बस डायरेक्शन का फर्क है। y एक्सिस की जगह पे z एक्सिस आ गया, अबव एंड बिलो की जगह फ्रंट एंड बैक आ गया, ठीक है। उसी तरह से ओवरलैपिंग आगे से होगी और पीछे से होगी और उसी का उलट होगा। आप ये देखें, ये इसकी ओवरलैपिंग हुई, ये शेप बनी। पहले ये शेप ऐसे दिखाई थी, अब ये शेप ऐसे दिखाने की बजाय ऐसे दिखा दी है, ठीक है। बैक एंड फ्रंट इसका ऑपोजिट कर दिया, उसी तरह से उसी डायरेक्शन में इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कर दिया उसने, ये देखें, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अगेन प्रेजेंटेशन इसकी भी बॉक्स प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के साथ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं और अपने लेक्चर को खत्म करता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए और वो बी के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या यहां सिनेरियो डेवलप होगा जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूं। तो सबसे पहले तो आप शक्ल से देख के पहचान गए हैं कि ये एस और एस के ओवरलैप का नतीजा है। डेफिनेटली ये तो इसका कंस्ट्रक्टिव है, और रेड कलर का इस्तेमाल करके मैं इसी का डिस्ट्रक्टिव भी बनाऊंगा। कैसे बनेगा इसका डिस्ट्रक्टिव, इसका उलट बनेगा इस तरह से। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे रहते हैं तो वो स्टेबल हैं,
इस जगह पे रहते हैं तो वो क्या है, अनस्टेबल है। अब सर इधर रहेंगे, इधर प्रेफरेंस तो यहीं पे होगी, लेकिन वेव्स हैं, वेव्स तो टकराती हैं, टकराने में अब ये नहीं पता कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो हम 50-50% का मार्जिन देते हैं। तो आइदर इलेक्ट्रॉन या तो यहां रिजाइड करेंगे, प्रेफरेंस उनकी यही है कि वो लो एनर्जी में रिजाइड करें, बट वो यहां पर भी आ सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रक्टिव में आए होते हैं उनका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और रेडीली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए। अच्छा आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक और यहां पे ओवरलैपिंग होगी। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो मैं यहां पे येलो कलर यूज करूंगा एक्स को ओवरलैप करने के लिए। तो ये जो ओवरलैपिंग है येलो कलर से जो मैंने शो की है, ये ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एक्स और एक्स की। अब इसका डिस्ट्रक्टिव शो करने के लिए मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो डिस्ट्रक्टिव इस तरह शो होगी, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेंगे, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप पी एक्स की वजह से। अच्छा अब मैं शो करता हूं जी एक और डिफरेंट कलर में यहां शो करता हूं, और उसको मैं पिंक से शो कर लेता हूं, वाई और जी का। तो ये कंस्ट्रक्टिव है वाई का, ये कंस्ट्रक्टिव है वाई का, और अब मैं इसका डिस्ट्रक्टिव बनाना चाहता हूं तो उसको मैं ब्लू तो मैंने यूज कर लिया, मैं ये कलर यूज कर लेता हूं ब्राउन। तो ये है इसका डिस्ट्रक्टिव एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आप स्ट्रक्चर को ग्राफ में उतार दोगे, जाहिर सी बात है ग्राफ में तो फिर आप इस तरह यूज करोगे ना, नीचे आप इस स्ट्रक्चर में से वो डायग्राम बनाओगे जो लो एनर्जी पे है, फिर हाई एनर्जी पे आएंगी। जैसे कि आप ये देखें, ये मैंने, ये बेसिकली पी के 3 ऑर्बिटल थे, ये पी के 3 ऑर्बिटल है। अब पी के जो 3 ऑर्बिटल हैं उनमें एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जी है, पी एक्स पी वाई पी जी। अब पी एक्स और एक्स की वजह से तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टेबल लो एनर्जी पे, नीचे मैंने बना दिया। अब इसका एंटी जो नीचे जितना स्टेबल है उसका एंटी उतना ही अनस्टेबल है, तो ये देखें ये ऊपर है, एंटी बॉन्डिंग इसका ऊपर है, और मैंने इसको लाइन से शो किया है। ये प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है बोर्ड में, अगर वो ये वाली डायग्राम्स बनाने गए तो वो तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, वो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। अब Y और Z चूंकि दोनों ने पाई बॉन्ड बनाना है, वीक बॉन्ड बनाना है, अनस्टेबल बॉन्ड बनाना है, हाई एनर्जी वाला, तो ये देखें पाई 2py पाई 2pz, इनका मैंने कंस्ट्रक्टिव हाई एनर्जी पे शो किया है क्योंकि वो अनस्टेबल है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ये लो एनर्जी पे होंगे क्योंकि एंटी में उलट आपने शो करना होता है, इसलिए ये नीचे है, ठीक है। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन है। अब मैं एक सिमुलेशन के थ्रू ये मैं आपको सारा दिखा के अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। ये देखिए, ये डी स्टूडेंट्स आपने एनालाइज करना है। अभी यहां पर सिर्फ ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के बाद यहां से फिर खत्म कर देंगे आप इन्हें, क्योंकि ये एटम से निकल के मॉलिक्यूल की शक्ल में आने वाले हैं ना, और यहां पर ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये देखिएगा, जी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सिमिलरली अब ऊपर से आएंगे, ये पाए और ये उसका एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। इसी तरह यहां पर एक और आएगा पाई बॉन्ड, ये बॉन्डिंग, और ये उसका एंटी बॉन्डिंग, बस इसकी डायरेक्शन चेंज है, ये शक्ल इनकी सेम है। अब यहां पर ये 4 लोब्स किसको शो कर रहे हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 ये बेसिकली ये ऊपर वाले इकट्ठे 2 एक ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, यानी इस तरह जो मैंने आपको जो शेप दिखाई थी, मैं जरा इस पे जाए जरा, ये देखें, ये जो आपने डायग्राम अभी सीखी थी ये वाली, ये देखें वो किताब में उसको ऐसे, इसको इस तरह अलग इसकी लोब शो कर रहा है, इसकी अलग शो कर रहा है, इसकी अलग शो कर रहा है, और इसकी अलग। आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, ये होती वैसे कनेक्टेड फॉर्म में इनको शो करना चाहिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में इसको अलग अलग शो कर रहा है, ठीक है। इसी के डायरेक्शन को चेंज कर दें
तो ये इस तरह से आ जाएगा, दिखाएं। अब जरा यहां पर इसको समझ लें, ये पी एक्स सिग्मा कंस्ट्रक्टिव, ये उसका डिस्ट्रक्टिव, उलट हो गया इसकी, ठीक है। थोड़ी डायग्राम में फर्क है क्योंकि प्रेजेंटेशन में हर बुक में थोड़ा बहुत माइनर चेंज है, लेकिन आपको मेन आइडिया समझ आ गया है। इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे ग्राफ के अंदर उतारना है, और फिर कल देखेंगे इसमें किस तरह इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। कल हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स को देखेंगे और इस मॉडल में फिट करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक उन सब का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक बिहेवियर जज करेंगे। एटम्स का भी, मॉलिक्यूल्स का भी करेंगे और आयंस का भी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये सारा मॉडल आपको क्लियर है। ये डायग्राम जो आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शो हो रही है, इस डायग्राम को आप समझ चुके हैं। क्या दिखाया हुआ है इस डायग्राम में? बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स चूंकि वेव नेचर के हैं, और वेव्स का जो मॉडल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, एमएससी बीएससी में जाके पढ़ोगे, उस मॉडल को वहां आप जब समझोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब भी ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग के लिए करीब आते हैं तो अपने डेफिनेटली ऑर्बिटल्स भी उनके ओवरलैप करते हैं। तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयरिंग करना, ऐसा ही है जैसे वेव्स टकरा रही हैं आपस में। और वेव्स के टकराने के वजह से दो तरह की इंटरफेसेस आपने देखी हुई हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नॉर्मली स्टेबिलिटी की तरफ जाती है और डिस्ट्रक्टिव अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो सेम उसी मॉडल को यूज करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बताया कि जब भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो तरह के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उनमें से कंस्ट्रक्टिव होगा और एक क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव वाला लो एनर्जी पे रहेगा और डिस्ट्रक्टिव वाला हाई एनर्जी पे रहेगा। इस चीज को लेके हम चले थे और आपको डिटेल से चीज समझा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एस की दो शेप्स बनाई है, कंस्ट्रक्टिव है, ऊपर वाली डिस्ट्रक्टिव है। प्लस का माइनस कंस्ट्रक्टिव, माइनस यहां प्लस का साइन कंस्ट्रक्टिव को शो कर रहा है और माइनस का साइन यहां डिस्ट्रक्टिव को शो कर रहा है। इसी तरह पी ऑर्बिटल्स की भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग जो होती है पी की, वो भी मैंने डिस्कस कर ली हुई है। कन्वेंशनली किताब के अंदर ये कहा जाता है कि पी एक्स और पी एक्स जो है वो सिग्मा ओवरलैपिंग करता है, और बाकी जो पी है पी वाई एंड पी जी वो दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी उनकी ओवरलैपिंग साइडवाइज होती है। वैसे ये जरूरी नहीं, अगर आप किसी इंटरनेशनल बुक को रेफर करें, पढ़ें, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो तीन पी हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, पी एक्स पी वाई पी जी, जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनमें से कोई एक सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा, और कोई से दो जब सिग्मा ओवरलैपिंग हो जाती है तो फिर पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं, और जब पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं तो फिर सिग्मा के बाद साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, यानी पाई ओवरलैपिंग होगी। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये वेव्स के मॉडल्स को देखा, एस और एस की ओवरलैपिंग को समझा, उसकी डायग्राम प्रेजेंटेशन देखी, किस तरह से हम उस डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये था कि हम यहां पर हर ऑर्बिटल को लाइन के साथ रिप्रेजेंट करें, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है हर ऑर्बिटल का, एनर्जी ग्राफ आपको पता है, ये एनर्जी ग्राफ की शक्ल में हम डायग्राम बना रहे हैं। यहां तक हम सारी बातों को कर चुके हैं। दूसरा तरीका था बॉक्स प्रेजेंटेशन, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद ये पी एक्स की ओवरलैपिंग देखी थी, पी वाई की देखी थी, पी जी की देखी थी, और फाइनली यहां पर आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई है किस तरह से हम बॉक्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते थे इसको, लेकिन हमने यहां पर छोटी छोटी यहां पर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को लाइंस की शक्ल में शो किया। शाबाश बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वाई को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी जी को। सिमिलरली ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वाई को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी जी को। जिस तरह ये पी एक्स और पी एक्स आपस में ओवरलैप होगा, और इन दोनों के ओवरलैप होने पे एक कंस्ट्रक्टिव बनेगा और इसका एंटी जो है डिस्ट्रक्टिव। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको शो किया हुआ है सिग्मा 2, क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा 2px, और इसको मैंने शो किया हुआ है सिग्मा स्टार 2px।
ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ऊपर वाला जो है वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है पीछे, ये देखें, ये कंस्ट्रक्टिव की शेप है और ये किसकी शेप है, डिस्ट्रक्टिव की शेप है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट इसको इस फॉर्म में नहीं कर रहे, हम इनको इसकी जगह पे हम या तो बॉक्स लगा सकते हैं ऊपर जो ये दो शेप्स बनी है, या एक लाइन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या बॉक्स लगा सकते हैं नीचे वाली डायग्राम की जगह, या लाइन से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस लाइन को शो कर रहे हैं इस बॉक्स की जगह पर, जो कि इस एनर्जी लेवल को प्रेजेंट करता है। जी आगे चलते हैं, ये फुल स्क्रीन पे जरा ले जाएं। जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करने वाला हूं, ये सेम एनर्जी लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज पाई 2py और इसके साथ वाला ये जो है पाई 2pz। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड से हाई एनर्जी पे होगा। अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी। क्योंकि पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है इसलिए वो हाई एनर्जी पे बना है, और सिग्मा बॉन्ड रेलेवेंटली स्टेबल होता है इसलिए वो लो एनर्जी पे बना है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कहते हैं। अच्छा, अब दोनों चूंकि पाई बॉन्ड है इसलिए दोनों की एनर्जी बराबर है। ये तो हो गया इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इन दोनों पी और इन दोनों पी के ओवरलैप करने की वजह से जो दो साइडवाइज अप्रोच हुई उनकी वजह से कंस्ट्रक्टिव वे बनेगा और डेफिनेटली उनका डिस्ट्रक्टिव वे बनेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव रेलेवेंटली हाई एनर्जी पे है तो डिस्ट्रक्टिव रेलेवेंटली क्या होगा, लो एनर्जी पे। अगर बॉन्डिंग हाई एनर्जी पे है तो एंटी बॉन्डिंग लो एनर्जी पे होगा। याद रखिएगा, जो कुछ भी बॉन्डिंग में होता है एंटी बॉन्डिंग में उससे ऑपोजिट होता है। जैसे आपने देखा बॉन्डिंग के अंदर सिग्मा 2px लो था तो एंटी बॉन्डिंग में वो हाई था। जैसे बॉन्डिंग के अंदर ये दोनों पाई ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाई एनर्जी पे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में ये लो एनर्जी पे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पी ऑर्बिटल्स को प्रेजेंट कर दिया। अब आगे रही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए वही हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स यूज करेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल्स, जो हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं। तो उन रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं वो लो एनर्जी में जाएं सबसे पहले। जब लो एनर्जी ऑर्बिटल फुल हो जाए, अकोमोडेट हो जाए, तो फिर वो अपने आप को मूव करेंगे हाई एनर्जी के अंदर। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो जो एटम्स में थे और एटम से निकल के आप मॉलिक्यूल में आएंगे, याद रखिए ये थे मतलब ये ऑर्बिटल थे, अब नहीं है, क्योंकि अब इनकी वजह से ये बन चुके हैं। जो सेंटर में मैंने बनाए हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब नहीं है ये, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल में आ चुके हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन भी अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट होंगे। टोटल 4 इधर इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, 2 के बाद 3 4, सेम एनर्जी है दोनों की, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। जब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आपने हुंड्स रूल में पढ़ा। अब 1 2 3 4 5 6, अब 6 हो गए, 2 रह गए। डेफिनेटली ये तीनों अकोमोडेट हो चुके हैं। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में जगह नहीं है। अब 6 हो चुके हैं, 2 बचे हैं, तो डेफिनेटली हुंड्स रूल के मुताबिक इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो बराबर एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल अगर हो एक जैसी एनर्जी वाले तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो एक मैंने इस ऑर्बिटल में फिल कर दिया, एक मैंने इस ऑर्बिटल में फिल कर दिया। तो यूं हम पी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको पी वाला मॉडल भी समझ आ गया है। अब हमने जितना नॉलेज अभी तक लिया है हम उसको यूज करेंगे और डिफरेंट तरह की एमओटी डायग्राम्स को बनाएंगे। सबसे पहले एमओटी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन की। सबसे पहले मैं इसकी एक्चुअल डायग्राम बना दूं, फिर मैं इसका ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये बच्चों वाली बात हो गई है, आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता है कि शेल्स में सबशेल्स और सबशेल्स में फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो लिहाजा अब हम ये बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 1s के अंदर
और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किस में पाया जाता है, 1s के अंदर। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मिलने का मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करना। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैप करने का मतलब है कि दोनों वेव्स का आपस में टकराना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेव लाइक, दे हैव वेव नेचर। तो जब दोनों ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे तो ऐसा ही है जैसे वेव्स टकरा रही हैं आपस में। और वेव्स के टकराने का मतलब क्या है, यहां मैं आगे बताता हूं। वेव्स के टकराने का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। याद रखिएगा, यहां जगह नहीं है तो मैं जरा आगे डायग्राम बना रहा हूं। अब ये रही इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं वो एड अप हो जाएंगे। और याद रखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो इसका ऑपोजिट डायग्राम भी होता है। ऑपोजिट डायग्राम क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी रीजन के अंदर, इसी रीजन के अंदर रहते रहते इलेक्ट्रॉन, सॉरी ब्लू कलर से, इसी रीजन में रहते रहते इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेंगे और इसी रीजन में रहते रहते इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी आएंगे। अब मैंने बोला कि ये जो मैंने रेड और ब्लू शेप्स बनाई हैं, हम इनको बॉक्स या किसी लाइन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैं इन दोनों रेड शेप्स को अगर ग्राफ में बनाऊं, क्योंकि ये दोनों रेड वाले हाई एनर्जी पे हैं, हाई एनर्जी पे होने की वजह से मैं इनको ऊपर बनाऊंगा। और ब्लू वाले जो है, ब्लू वाला जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो लो एनर्जी है, तो लो एनर्जी को मैं नीचे बनाऊंगा। लेकिन मैं इसको बना ऐसे नहीं रहा। इन सब शेप्स को, जैसी भी शेप्स हो, चाहे पी की हो, एस की हो, इन सब शेप्स को प्रेजेंट करने का तरीका आप सब जानते हैं। यह बॉक्स हो सकता है, ये इस बॉक्स की जगह दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है, यहां मैं एक लाइन से प्रेजेंट कर दूं, जैसे मैंने भी पी का दिखाया आपको, यहां पे इस तरह लाइंस लगा दूं। फिलहाल मैंने हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन की इस डायग्राम को मैंने ग्राफ में उतारा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो पता चला कि एस के जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स दोनों निकल के किस में आ जाएंगे, बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। एंटी बॉन्डिंग को आप जानते हैं स्टार से शो करते हैं, और बॉन्डिंग के साथ कोई स्टार नहीं आता। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो ये मैंने हाइड्रोजन की डायग्राम बना दी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करने होते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करने होते हैं। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो वो 2 है, ये देखिए 2, और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है। डिवाइड करें 2 के साथ तो यू विल गेट आंसर 1। इट्स मीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो एक है। बॉन्ड ऑर्डर इस चीज को प्रेजेंट करता है। अब आते हैं खास तौर पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मशहूर है, ये मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करती है। आइदर व्हाट आर मैग्नेटिक बिहेवियर्स, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। वैसे एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने इस चीज को और डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं साथ साथ डायग्राम्स के साथ हम डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, दो तरह का बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। सब्सटेंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। सब्सटेंस विद ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, जिनमें सारे पेयर्ड हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। अच्छा, जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, और जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, वेरी फर्स्ट डायग्राम, वेरी पहले, बिल्कुल पहले सफे पे एक डायग्राम मैंने लगाई थी जी, ये ये डायग्राम। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिक्विड ऑक्सीजन को दो मैग्नेटिक पोल्स में से पास कर रहा हूं। तो ये मैग्नेट की तरफ लिक्विड क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रही है। अब इस लिक्विड ऑक्सीजन का मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। अब ऑक्सीजन की इस बिहेवियर को कोई भी थ्योरी इससे पहले एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। एमओटी ने पहली दफा के बताया कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर होंगे और वो मैग्नेट में अट्रैक्ट भी होंगे। तो यही चीज आज दोबारा हम इसको देख लेते हैं एक दफा। जी, तो
डायमैग्नेटिक क्या होगा? रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो अट्रैक्ट है वो पैरा है, जो रिपेल करेगा रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो डायमैग्नेटिक है। नॉर्मली डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, उसमें फिजिक्स आ जाती है, हम रुक जाएंगे यहां पर। फिजिक्स में आप मैग्नेटिक बिहेवियर जब पूछेंगे, आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये क्वेश्चन कीजिएगा अपने फिजिक्स वाले टीचर से कि सर ये पेयर्ड और अनपेयर्ड की वजह से पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैसे इंड्यूस होता है। फिलहाल अभी केमिस्ट्री में इतना पढ़ेंगे कि अनपेयर पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, बहरहाल अभी हमने ये समझना था। अब चलते हैं ऑक्सीजन की डायग्राम की तरफ वापस। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाइड्रोजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो डेफिनेटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ये तो थे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गए, हमने तो देखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन जो है बेटा वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर सवाल इस तरह से आ जाए H2 -1, H2 -1 का मतलब -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, H2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो यहां आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। अब H2 -1 जो है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो बेटा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह H2 -2 अगर मैं कर देता हूं, H2 -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। अब जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, H2 -2 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए हैं, तो डेफिनेटली ये फिर डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो SLO के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात याद रखने वाली है कि अब इनके बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होंगे। क्योंकि अब अगर मैं H2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलूं तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। 2 यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 0। तो इसका मतलब H2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0, क्योंकि उसके बॉन्डिंग में भी है और एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन तमाम चीजों को हमने हर डायग्राम में अप्लाई करना है। फर्दर अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं जो कि हीलियम की डायग्राम है। हाइड्रोजन में भी 1s था, हीलियम में भी 1s होगा, और इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, इधर भी 1s2 होगा। अब इन दोनों के s मिलेंगे, वही सीन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये थे, खत्म हो गए क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के अकोमोडेट होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 नीचे आएंगे 2 ऊपर आएंगे। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, वही बात है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, आंसर वुड बी 0। तो वी कैन से दैट कि हीलियम He2 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछूं, डेफिनेटली ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ऐसी डायग्राम जिनमें s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये जो सेट है इस तरफ, जिसको मैंने A का नाम दिया है, ये वो सेट है जो ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज होगा जिनका एटॉमिक नंबर 7 है, 6 है, 5 है। यानी कि Z की वैल्यू 7 यानी 7 या 7 से छोटी वैल्यू होगी तो ये सेट यूज होगा। यानी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है, बोरोन का 5 है। जिनका इससे ज्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, जैसे ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, उनके लिए ये सेट यूज होगा। अब ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है, उनके अंदर डेफिनेटली अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 यानी 4 तक s होता है। जैसे 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2p1 यानी p शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब है अब हम उन डायग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें p भी आएगा। अब आपके सामने 2 डायग्राम्स बनी है। पहले मैं डायग्राम A को डिस्कस करूंगा जो कि एक नॉर्मल डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर, सॉरी A नहीं, पहले मैं B को डिस्कस करूंगा।
बी डायग्राम को डिस्कस करूंगा। बी डायग्राम में सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिनको मैं हाईलाइट करने वाला हूं वो हैं, और जिनको मैं इस सर्कल से बाहर कर रहा हूं समझ लें वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एओस हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पी तीन थे, पी एक्स पी वाई पी जी, पी एक्स पी वाई पी जी। इन तीनों के मिलने से ये 6 ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से सिग्मा वाला नीचे होगा, इसका एंटी ऊपर होगा, पाई वाला ऊपर होगा, इसका एंटी नीचे होगा। ये मैं लेक्चर के शुरू में आपको समझा चुका हूं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने समझना है तो लेक्चर के स्टार्ट में जाके देख लें। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ऑक्सीजन, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, फिर मैं दोबारा इस सफे पे आता हूं। पेज ऐड कीजिएगा जरा, 1 मिनट। जी जी स्टूडेंट्स, तो देखिएगा ये है एनर्जी ग्राफ, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो सबसे पहले कौन बनेगा? लाइन से शो करता हूं मैं, 1s2। फिर कौन आएगा? 2s2, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। फिर कौन आएंगे? 3 ऑर्बिटल इकट्ठे आएंगे, शाबाश। 2px, 2py, 2pz। 1 2 3 4। आपको पता ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो टोटल 8 हो चुके हैं। 2 ये और 4 8। इसी तरह सामने वाला ऑक्सीजन भी आएगा, एक ऑक्सीजन इस तरफ और इसके ऑपोजिट भी आएगा। 1s2, 2s2, अगेन 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। अब s और s ओवरलैप करेंगे। आपको पता है 2 तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव को शो करता है, ये डिस्ट्रक्टिव को। इधर भी मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। याद रखिए किताब में शुरुआत 1s से की नहीं हुई, किताब में शुरुआत कहां से की हुई है? 2s से। तो मैं भी शुरुआत कहां से करूंगा? 2s से करूंगा। लेकिन जब हमसे कोई पूछेगा कि एनर्जी ऑर्डर लिखें, एनर्जी ऑर्डर का मतलब है, जैसे अगर ये है 1s सिग्मा, ये क्या है? 1s सिग्मा स्टार। ये क्या है? 2s सिग्मा। ये क्या है? 2s सिग्मा स्टार। तो अगर मुझसे पूछे सबसे लो कौन है, तो मैं बोलूंगा 1s सिग्मा। 1s सिग्मा के बाद कौन है? 1s सिग्मा स्टार। 1s सिग्मा स्टार के बाद कौन है? 2s सिग्मा। 2s सिग्मा के बाद कौन है? 2s सिग्मा स्टार। तो मैं शुरुआत 1s सिग्मा से करूंगा, क्योंकि मैंने आगे आपको ऑर्डर जब पढ़ाना है जो किताब में लिखा हुआ है, तो आप देखिए ना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s के बाद क्या? सिग्मा स्टार 1s। फिर आगे क्या है? सिग्मा 2s। फिर क्या है? सिग्मा स्टार 2s। अब बेशक डायग्राम हम 2s से शुरू करते हैं, लेकिन एनर्जी ऑर्डर में ऑर्डर कहां से शुरू करते हैं? सिग्मा 1s से करते हैं, यानी स्टार्ट से करते हैं। ऑल्दो डायग्राम बनाते वक्त हम इन दोनों एनर्जी लेवल्स को मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमने एनर्जी लेवल्स मेंशन करने होते हैं। अब आ जाए वापस। जी स्टूडेंट्स, इसमें अगेन कंस्ट्रक्टिव के बाद ये 2 डिस्ट्रक्टिव बने, और अगेन p ऑर्बिटल आपस में मिले, कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव बने। अब मैं यहां पर आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंतहाई टेक्निकल और कंसेप्चुअल डायग्राम है, आपने इसको ध्यान से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो 3 डायग्राम हैं, इन तीनों डायग्राम्स को अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ एमओस बने हुए हैं। यहां पर एमओस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बने हुए। शाबाश, बताइए ये क्या है? शाबाश, सिग्मा 2s। ये क्या है? सिग्मा स्टार 2s, यानी ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। आगे क्या है? सिग्मा 2px। आगे वही पाई बॉन्ड 2py 2pz। फिर इसका एंटी आ गया, और ये सिग्मा स्टार 2px आ गया। यानी जो डायग्राम आपको पी के मैंने समझाई है एग्जैक्टली वही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डायग्राम मेंटेन रहेगी? अगर आप ये डायग्राम नियोन की देखते हैं और अगर आप ये डायग्राम फ्लोरीन में आए, तो ऑलमोस्ट फ्लोरीन की डायग्राम भी यही है, यानी कि सिग्मा 2s ये है, सिग्मा स्टार 2s ये है, सिग्मा 2px ये है, आगे पाई 2py पाई 2pz के दोनों लेवल्स ये हैं, इनके एंटी बॉन्डिंग्स ये हैं। 2p पाई स्टार 2px का एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, यानी कि फ्लोरीन और नियोन की डायग्राम में जो ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है वो सेम है। ऑर्डर का मतलब जो लो एनर्जी पे है वो यहां पर भी लो है, मतलब
अगर सबसे पहले नंबर पे अगर लोएस्ट एनर्जी किसी की है इस पूरी डायग्राम के अंदर, इस पूरी डायग्राम के अंदर, तो वो किसकी है? वो हमारे पास है सिग्मा 2s की। यहां पर भी सबसे लोएस्ट किसकी है? सिग्मा 2s की। लेकिन अगर इन दोनों डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करें, इन दोनों डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करें, तो इनके हर लेवल में एनर्जी का फर्क है, हर लेवल में एनर्जी का फर्क है। यानी इस लेवल में और इस लेवल में भी फर्क है, इस लेवल में और इस लेवल में भी फर्क है। ऑर्डर सेम है, जो यहां नीचे है वो भी वहीं नीचे है, जो इस डायग्राम में ऊपर है यहां पर भी ऊपर है, लेकिन आपस में एनर्जी लेवल्स का फर्क है। अच्छा, आगे ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन में भी ऑलमोस्ट वही ऑर्डर है, यानी सिग्मा 2s नीचे है तो यहां पर भी सिग्मा 2s नीचे है, सिग्मा स्टार 2s ऊपर है तो यहां पर भी सिग्मा स्टार 2s ऊपर है, सिग्मा 2px यहां है तो इधर भी यहां पर था, इधर भी यहां पर था, इधर भी यहां पर था, यानी तीसरे नंबर पे है, यहां पर भी तीसरे नंबर पे है। लेकिन यहां वाले px का, सिग्मा px का इधर वाले सिग्मा px से थोड़ा सा फर्क भी है। डायग्राम में मुझे दिखाएं जरा, ये बोर्ड में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा आगे देखें, पाए हैं, यहां पर भी पाए हैं, उनकी एनर्जी सेम है। एंटी बॉन्डिंग्स की देखें, एनर्जीज में फर्क है आपस में, लेकिन ऑर्डर देखा जाए तो जो ऑर्डर, शाबाश बेटा, जल्दी से आपने मुझे इन तीनों डायग्राम्स का ऑर्डर लिखवाना है। ये बड़ी अहम, थोड़ा मुश्किल है टॉपिक, लेकिन आपको इस तरह समझने, इसके सवाल आएंगे आपको बोर्ड में। सबसे लोएस्ट कौन है इन तीनों डायग्राम के लिए आपने लिखवाना है, सबसे लोएस्ट कौन है? सिग्मा 2s, वेरी गुड। उसके बाद ज्यादा एनर्जी किसकी है? तीनों में कंपैरिजन करना है डेफिनेटली। इसके बाद अगली बारी आती है तीनों के अंदर सिग्मा स्टार 2s। मतलब ये जो मैं ऑर्डर बना रहा हूं ये तीनों डायग्राम के लिए, आपस में थोड़ा बहुत फर्क है इनका, लेकिन ऑर्डर तीनों का सेम होगा। अगली बारी किसकी है? शाबाश, अगली बारी किसकी है? सिग्मा 2px, वेरी गुड। इधर भी सिग्मा 2px की अगली बारी है, इधर भी सिग्मा 2px की अगली बारी है। अगली बारी किसकी है? अगली बारी किसकी है? शाबाश, पाए 2py, जो कि बराबर है किसके? पाए 2pz, वेरी गुड। इससे ज्यादा आगे देखें, इससे ज्यादा कौन है? शाबाश, नेक्स्ट कौन है? पाए स्टार 2py, जो कि बराबर है फिर पाए स्टार 2pz। और उससे ज्यादा लास्ट पे, एंड पे सबसे ज्यादा कौन है? सिग्मा स्टार 2px। कहने का मतलब ये जो ऑर्डर है ये तीनों के लिए यूज होगा, हालांकि तीनों डायग्राम में थोड़ा बहुत फर्क है। इसी चीज को सामने रखिए और अब कंपेयर करें इन तीनों डायग्राम्स को नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन के लिए। ब्रीलियम और हीलियम तो हमने पढ़ना ही नहीं है ना। अब आप जरा देखें क्या फर्क महसूस हो रहा है जी, लुकमान बताइए क्या फर्क महसूस हो रहा है डायग्राम के अंदर? शाबाश शाबाश, डायग्राम में फर्क महसूस करें। कोई चीज ऊपर नीचे हुई है, कुछ नीचे ऊपर हुआ है। अगर आप देखें ये लगातार, चूंकि इसकी एनर्जी बढ़ रही है इधर से, उसके लिहाज से इसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। यहां पर px था, यहां पर px था, यहां पर px था, अब यहां पर px की पोजीशन ऊपर चले गई है तीनों में, यानी कि ये तीनों पहले वाली डायग्राम में नीचे थे, अगली वाली डायग्राम में, सॉरी, ये तीनों डायग्राम पहले वाले डायग्राम में ऊपर थे, अब ये नीचे आ गए और नीचे वाला px यानी सिग्मा px कहां चला गया है? ऊपर चला गया। ये चीज आपने बेटा गौर से समझ लेनी है, यही इस डायग्राम में डिफरेंस है। वजह मैं आपको बताता हूं, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या फर्क है? फर्क यह है कि इन तीनों डायग्राम्स के अंदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के अंदर जो सिग्मा 2px नीचे था, अगले तीनों डायग्राम के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन के अंदर वो नीचे की बजाय कहां चला गया है? ऊपर चला गया है। अब आप बुक वाली डायग्राम देखें तो बुक में भी आपको वाज़िया तौर पे ये फर्क नजर आएगा। ये देखें, ये देखें, इधर इधर सिग्मा 2p नीचे है और इधर सिग्मा 2p कहां पर है? ऊपर है। इधर सिग्मा 2p नीचे है और इधर सिग्मा 2p कहां पर है? ऊपर है। अब ये ऊपर जाने की वजह क्या है? वजह समझ लें, वजह समझ लें जी स्टूडेंट्स। रीजन ये है, रीजन ये है स्टूडेंट्स, तो मैं जरा अरेज कर लूं थोड़ा सा।
जी मुझे कैमरे में लेके रीजन में समझाने लगा। रीजन ये है कि अगर आप इन एस ऑर्बिटल्स की पोजीशंस को देखें तो ये लगातार सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s दोनों हाई लेवल पे जा रहे हैं, हाई एनर्जी पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इनके हाई एनर्जी पे जाने पे क्या होगा, इधर देखें जरा, ये दोनों यहां पर हैं, आगे हाई एनर्जी पे चले गए, आगे हाई एनर्जी पे चले गए। आपने गौर किया इन तीनों के हाई एनर्जी पे जाने की वजह से ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इससे डरता है, ऐसे लगता है जैसे ये वाला लेवल इससे रिपेल होता है। जैसे जैसे एस ऊपर जा रहा है ये ऊपर पुश हो रहा है, पी पुश हो रहा है ऊपर। आगे जाएंगे जैसे जैसे एस की एनर्जी और बढ़ती जाएगी तो पी पुश होने की वजह से ऊपर जाता जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं डायग्राम में, यानी कि नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम की बात करें तो इन तीनों के केस में ये जो एस ऑर्बिटल होते हैं इनका और पी का एनर्जी गैप कम होता है। बेसिकली ये पी यहां पर था, बेसिकली ये पी यहां पर था, यहां पर था, लेकिन अब इस ये एस है और ये पी है। एस और पी में एनर्जी गैप के कम होने की वजह से, अब जरा इसको फुल स्क्रीन करें, एस और पी में एनर्जी गैप के कम होने की वजह से एस और पी आपस में मिक्स हो गए और मिक्सिंग की वजह से ये पी थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया और अनस्टेबल होने की बाद भाग गया हाई एनर्जी पे। इसी तरह आगे देखें तो आगे मजीद क्लोजनेस थी, यहां पर एस और पी में एनर्जी गैप और कम था जिसकी वजह से पी और एस की मिक्सिंग और हुई और पी यहां से ऊपर और चले गया। यहां पर देखें, यहां पर भी बेसिकली पी नीचे था लेकिन एस और पी में चूंकि एनर्जी गैप फिर कम हो गया और पी उस मिक्सिंग के बाद कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो दरअसल आसान लफ्जों में बताऊं, आसान लफ्जों में यह है कि हमारे पास नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन में एस और पी में इतना एनर्जी गैप होता है कि इनकी मिक्सिंग नहीं होती, तो लिहाजा एस, सॉरी यहां पर एस और पी एक्स ही नीचे था, ये यहां पर एस और पी एक्स में इतना एनर्जी गैप होता है कि इनकी आपस में मिक्सिंग नहीं होती और ना मिक्सिंग होने की वजह से पी एक्स अपनी जगह पर सस्टेन रहता है। इन तीनों डायग्राम के अंदर एस और पी में एनर्जी गैप लगातार कम होता जा रहा था। एनर्जी गैप के कम होने की वजह से ये नीचे से भागकर कहां चला गया, ऊपर चला गया। लो एनर्जी से कहां चला गया, हाई एनर्जी पे चला गया। इसलिए डायग्राम में थोड़ा फर्क आएगा, इसलिए हमें इस चीज का ख्याल करना है। अगेन यहां पे देख सकते हैं आप, ये 2s है और यहां पर सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s है और यहां पर सिग्मा स्टार 2s। यहां पहले 2p, सिग्मा 2p नीचे था और यहां पे ऊपर चले गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज एस एंड पी मिक्सिंग, जैसे जैसे एस और पी की मिक्सिंग होती जाएगी, एस और पी की मिक्सिंग की वजह से इस एस और पी में एनर्जी गैप कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा इनकी मिक्सिंग होती जाएगी और मिक्सिंग होती जाएगी तो ये पी नीचे से उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ऊपर किन किन में जाएगा? ऊपर जाएगा नाइट्रोजन में, कार्बन में और बोरोन में। नीचे कहां रहेगा? जैसे यहां नीचे है, किस किस में रहेगा? ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, नियोन में। तो जब भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की डायग्राम बनेगी तो सिग्मा 2p नीचे बनेगा। जब भी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की डायग्राम बनेगी तो सिग्मा 2p कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। इस चीज को जहन में रखते हुए डियर स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों डायग्राम्स को अब रिविजिट करना है, रिकॉल करना है, ध्यान से देखना है आपने। इसको अरेज कर दे जरा सारा, हो जाएगा किसी वन क्लिक से। बस ठीक है, मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। ओके, अब आपकी असाइनमेंट है कि घर में आपने इन डायग्राम्स को 2 दफा रीड्रॉ करना है ताकि आपको ये डायग्राम्स में जो पोजीशनिंग का फर्क आया है, आप वाज़ेह तौर पे साइड बाय साइड पोजीशनिंग यहां देख लें। यहां सिग्मा 2p नीचे है और यही सिग्मा 2p यहां पर ऊपर है। वजह कि इस s और p में यहां एनर्जी गैप कम हो गया था और ये भाग के ऊपर चला गया था। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये p ऑर्बिटल्स की जो डायग्राम्स हैं साइड बाय साइड, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं।
अच्छा, अब ये मैंने ऑर्डर आपको समझा दिया, ये मैंने लिख के भी दिखा दिया। सेकेंड ऑर्डर जो किसके लिए यूज होता है, कार्बन, बोरॉन, कार्बन। अच्छा, इसमें क्या फर्क है, शाबाश, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वही चीज ऊपर है, पाई 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां सिग्मा स्टार 2x के बाद कौन था, सिग्मा 2px था। अब यहां सिग्मा 2px नहीं है, पाई 2py है, जो कि बराबर है पाई 2pz। उसके बाद कौन आता है, सिग्मा 2px। यानी कहने का मतलब है ये पहले लो एनर्जी पे था ऊपर वाले केस में, सिग्मा 2px अब लो एनर्जी की बजाय कहां पर है, हाई एनर्जी पे। ये जो नीचे वाला ऑर्डर है, ये जो नीचे वाला ऑर्डर है वो इस डायग्राम के, वो इस डायग्राम के, इन तीनों डायग्राम्स के। चलें शाबाश, बताइए इन तीनों डायग्राम्स का भी ऑर्डर आप लिखवा दें। ये कौन है जी सबसे लो एनर्जी पे, सिग्मा 2s जी, शाबाश। ये कौन है, सिग्मा स्टार 2s। ये दोनों की एनर्जी बराबर है, कौन है ये, पाई 2p पाई p y। और ये कौन है, 2p पाई z। ये कौन है, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, ठीक है। और ये कौन है, पाई 2p स्टार। और ये कौन है, पाई 2p y स्टार। और ये कौन है, पाई 2p z स्टार। और ये सबसे ऊपर कौन है, सिग्मा 2px स्टार। कहने का मतलब ये जो पहले नीचे था, अब ये नीचे की बजाय कहां आ गया, ऊपर आ गया। ये इन दोनों में फर्क है, ये ऑर्डर दूसरे नंबर है, ये ऑर्डर पहले नंबर पे मैंने लिखा है, यानी ये वाला ऑर्डर, ठीक है। ये दो ऑर्डर रखे हैं, आप इसको बुक में टैली करें, वेरीफाई करें। कल इंशाल्लाह इसकी आगे फर्दर फिलिंग देखेंगे। मुश्किल था थोड़ा आज का लेक्चर, लेकिन ये ज़रूरी था कि अच्छे तरीके से हम डिटेल को समझें। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, लुकमान क्लियर है सब कुछ आपको, ओके जी। आइमा आपको क्लियर है, आप वैसे काफ़ी दिनों बाद आई हैं आज। ओके, थैंक यू, थैंक यू।